हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मी गॉन्जी के जाने के बाद तांग संग काफी डिप्रेस हो जाता है, मगर बाद में ये भी अपने कल्टीवेशन पे फोकस करता है और गोल्डन ट्री के पास में एक फॉर्मेशन लगाकर इस ट्री के ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। अब आगे तांग संग अब कहता है, टीचर आपने कहा था कि ऑक्शन में अगर कोई बैटल गेम में पार्ट लेता है फिर वो अपने स्लेव स्टेटस से फ्री हो सकता है। मेयर कहते हैं ये काफी डेंजरस होगा। तांग संग कहता है, डोंट वरी टीचर, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मेयर कहते हैं तुम्हारे एबिलिटी के साथ में ये करना पॉसिबल है, लेकिन तुम एक से ज्यादा ब्लड लाइन को शो नहीं कर सकते हो। तांग संग कहता है, डोंट वरी टीचर, मैं हैंडल कर सकता हूँ। टीचर आपको अपने लेवल को सप्रेस नहीं करना चाहिए, आपको ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। ये कहते हैं मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे भी जा सकूंगा, कि मैं ब्रेक थ्रू करूंगा गॉड लेवल पे। मैं सोचा करता था कि सिर्फ प्योर ब्लड लाइन वाले ही इस लेवल पर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ में रहकर यहाँ पे लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर मेरा भी ब्लड लाइन काफी इंप्रूव हुआ है। एक बार गॉड लेवल पर जाने के बाद ब्लड लाइन भी काफी इंप्रूव हो जाता है और साथ ही लाइफ स्पैन भी काफी इंक्रीज करता है। तांग संग कहता है, टीचर इससे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में जाओ, आपको ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन भी अपने ही बेनिफिट के लिए आपसे ये स्पिरिट गाइडिंग फॉर्मेशन को हैंड ओवर करने को कह रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ह्यूमंस में और भी काफी सारे गॉड लेवल का फाइटर होते। मेयर भी तांग संग के बातों से सरप्राइज होते हैं। तांग संग कहता है, मैंने एक जगह को ढूंढा है आपके ब्रेक थ्रू के लिए। इस पे ये कहते हैं, कहाँ पे? तांग संग कहता है, ओशियन में। मेयर भी काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं इसमें सी रेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तांग संग कहता है, नहीं, हम ओशियन के डीप में नहीं जाने वाले हैं, हम बस इसके किनारे पे ही रहेंगे और वहाँ पे रहने से सी रेस को लगेगा कि मॉन्स्टर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, और इधर सिटी में कोई अगर फील भी करता है तो इन्हें लगेगा कि ओशियन रेस इस लेवल पे ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, तो हम दोनों ही तरफ से सेफ रहेंगे और मैं आपके साथ में रहूंगा, तो आपको मैं प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। और अभी के करंट सिचुएशन को देखकर कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, क्योंकि ये सभी सी गॉड से डर चुके हैं। इस पे मेयर कहते हैं, तुम सी गॉड से नहीं डरते हो क्या? इस पे तांग संग कहता है, टीचर आप सही हो, सी गॉड का मुझसे कुछ रिलेशन है। ये सुनकर मेयर भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं इस बार। हालांकि तांग संग कहता है, अभी ये रियल नहीं है, क्या आप वो फॉर्मेशन को भूल गए हो? इस पे मेयर कहते हैं, तो फिर तुमने लास्ट टाइम पे फॉर्मेशन का यूज करके सी गॉड को क्रिएट किया था। तांग संग कहता है, इस तरह का प्रेशर एक कम समय के लिए ही क्रिएट करना पॉसिबल है। मेयर तांग संग को और भी काफी अजीब तरह से देखने लगते हैं और कहते हैं, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। तांग संग कहता है, पहले मैं जाकर नोबल स्टेटस को गेन कर लूंगा, फिर हम सी के लिए निकलेंगे। आपको मेरे प्लान के बारे में सोचना चाहिए। ये भी सोचते हैं कि तांग संग के हेल्प से अब तक काफी चेंजेस आया है एकेडमी में। दुबई का पावर इंक्रीज किया, ये 5th ईयर पे चला गया और इसका मेंटल पावर 8th रैंक पे है। चेंगजी इसका भी कल्टीवेशन काफी इंक्रीज किया है, ये 7th ईयर पे आ चुकी है और वो भी ये 8th ईयर पे आ चुका है। S5 इसका कल्टीवेशन 6th ईयर पे आ चुका है, मगर ये काफी जल्द ही 7th ईयर पे जाने वाला है। तांग संग एंसेस्ट्रल कोर्ट में जाना चाहता है काफी रीजन से, ताकि ये वहाँ पे चीजों को एक्सप्लोर कर सके। तांग संग चाहता है कि ये अपने फ्रेंड्स के ग्रोथ को भी इंक्रीज करे, जिससे इसका भी ग्रोथ इंक्रीज हो सके। तांग संग एकेडमी में आ जाता है और ये यहाँ पर ज्यादा टाइम रुकता नहीं है और ये एरिना के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है सिटी में। मेयर ने कहा था कि अगर एक मॉन्स्टर क्लान से कोई इसमें पार्ट लेता है फिर उसे 10 गेम को जीतना होता है लगातार और वो एक नोबल बन जाएगा, लेकिन अगर एक ह्यूमन इसमें पार्ट लेता है फिर उसे 100 गेम को जीतना होता है, तब जाकर वो एक नोबल भी बन सकेगा। तांग संग पहले तो अभी इस गेम के रूल को ही समझना चाहता है। अभी इस टाइम पे तांग संग अपने फ्रेंड के साथ में है और ये इनसे बात कर रहा है। वो भी कहता है, तुम अरीना में जा रहे हो इसमें पार्ट लेने के लिए? इस पे तांग संग हाँ कहता है। ये कहता है, मैं एंसेस्टर कोर्ट में जाना चाहता हूँ। इस पूरे मॉन्स्टर कॉन्टिनेंट में ये एक काफी पावरफुल एग्जिस्टेंस है, जहाँ पे सिर्फ पावरफुल मॉन्स्टर और स्पिरिट ही रहते हैं, जिसे होली लैंड भी कहा जाता है मॉन्स्टर और स्पिरिट ट्राइब का। ये लोग कहते हैं एंसेस्टर कोर्ट में इंटर करना आसान नहीं है। दुबई कहता है, अगर पॉसिबल है तो फिर मैं भी इंटर करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक बार इंटर करने के बाद कल्टीवेशन के लिए काफी सारे रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं। दुबई काफी एक्साइटेड होता है और कहता है, मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तांग संग कहता है, ये आसान नहीं है एक ह्यूमन वेसल के स्टेटस से वहाँ पे जाना। इस पे ये कहता है, फिर मैं भी एरिना में पार्ट लूंगा, फाइट करूंगा। वो भी कहता है, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। तांग संग इन दोनों को लेकर अब सिटी में आ जाता है, अभी रूल को चेक करने के लिए और इसे समझने के लिए। जाते हुए ये टी शॉप से भी गुजरता है और ये यहाँ पे सुकिन को देखता है, जो कि मी गॉन्जी की मदर है और ये यहाँ पे काम कर रही है। इसे देखकर तांग संग इन दोनों को यहाँ पे रुकने को कहता है और ये टी शॉप में जाता है और ये जाकर टी का ऑर्डर देता है, 3 कप ऑफ टी को। तांग संग को यहाँ पर देखकर सुकिन कहती है, तुम तो वही हो ना? तांग संग कहता है, हाँ आंट, मैं तांग संग हूँ। तांग संग अब पहले से काफी बड़ा हो चुका है और सुकिन इसे पहचान भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ये यहाँ पे जब छोटा था तब आया करता था। ये मी गॉन्जी के बारे में पूछता है। इस पे ये कहती है, मुझे भी नहीं पता कि वो कब स्कूल जा सकेगी। अब तांग संग यहाँ से निकलने के बाद ये अपने फ्रेंड के साथ में अरीना में आ जाता है और यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर भी हैं। तांग संग यहाँ पे देखता है कि इस अरीना में सिंगल मैच भी है और साथ ही टीम बैटल भी है और साथ ही टीम
बैटल भी है, मगर टीम बैटल में अगर कोई एक हार मान लेता है फिर पूरा ही टीम हार जाएगा। हालांकि काफी कम मॉन्स्टर होते हैं जो कि टीम बैटल के लिए भी फाइट करते हैं। यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइट कर मनी भी अर्न किया जा सकता है, इस तरह का भी सिस्टम यहाँ पे है। लेकिन ये जगह सच में एक खतरनाक ही जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेथ ही मिलता है। तांग संग अब थोड़ा पता करने के बाद ये अपने फ्रेंड्स के पास में आ जाता है। अभी कहता है हम टीम बैटल करने वाले हैं। दो भाई कहता है मैं ज्यादा टीम के लिए फाइट भी नहीं कर सकूंगा। वो भी इसे सपोर्ट करता है। दो भाई कहता है अगर ऐसा है तो फिर दूसरे को भी हमें कॉल कर लेना चाहिए, S5 और चैंगजी दोनों को। तांग संग कहता है लेकिन इसके लिए पहले हमें टीचर से जाकर बात करना होगा, शायद वो इस बारे में भी माने ना। इन समय में वूबिंग का कल्टीवेशन भी काफी इंक्रीज किया है, ये 8 टियर पे भी आ चुका है। ये काफी कॉन्फिडेंस है अपने स्किल को लेकर। तांग संग कहता है ठीक है हम वापस चलते हैं और टीचर से जाकर इस बारे में डिस्कस करते हैं। तांग संग सोचता है अगर हम अपने एबिलिटी को यूज करते हैं फिर ठीक है, मगर हम दो भाई के एबिलिटी को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। वापस आने के बाद तांग संग मेयर से बैठकर डिस्कस करता है इस बारे में और कहता है ये सुनने के बाद ये कहते हैं तुम इस बारे में श्योर हो, तुम इसमें अपने एबिलिटी को ज्यादा एक्सपोज भी नहीं कर सकते हो। तांग संग सर जाता और कहता है मेरे पास एक आइडिया है, और ये मेयर के कान में कुछ कहता है। ये सुनकर मेयर भी सरप्राइज होते हैं और तांग संग को लेकर ये डायरेक्टर गुआन के पास में आ जाते हैं। फिर डायरेक्टर गुआन तांग संग को कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, और मेयर को देखकर ये कहते हैं तुमने इसे क्या सिखाया है, ये हमारे स्टूडेंट्स को डेथ की ओर लेकर जाना चाहता है। वो कभी भी हम जैसे ह्यूमंस को जीतने तो नहीं देने वाले हैं, वो हर तरह के ट्रिक्स को यूज करेंगे हमारे अगेंस्ट बैटल में। ये कहते हैं तुम्हारा डिसाइबल एकेडमी में भी पार्ट नहीं लेता है और ये सडनली आकर इस तरह के प्लान को प्रपोज करता है। अगर इसे मरना है तो फिर ये अकेले जा सकता है। इस टाइम पर डायरेक्टर गुआन काफी गुस्से में काफी थिंग्स को बोल देते हैं तांग संग को। इनके जोर जोर से बोलने के कारण से दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर भी यहाँ पे आ जाते हैं। मेयर कहते हैं पहले मेरी बात को सुनो फिर तुम कुछ कहना, मैंने भी स्टार्टिंग में इसे मना ही किया था, मेरी बात मानो तुम। मगर तांग संग ने जो कहा मैं उससे काफी सरप्राइज हुआ, पहले इसकी बात को सुन लो तुम। तांग संग कह रहा है कि अगर ये अपने पावर को प्रूव कर सका तो फिर हम इसे अलाउ करें इसमें पार्ट लेने के लिए। इस पर सुकुन कहते हैं ये कैसे प्रूव करेगा। ये सुनकर अब तांग संग आ गया था और कहता है टीचर हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर हम जीतते हैं फिर हम इसमें पार्ट ले रहे हैं। डायरेक्टर गुआन कहते हैं तुम हमें चैलेंज करना चाहते हो। तांग संग कहता है हाँ टीचर। डायरेक्टर गुआन 9 टियर पे आ चुके हैं। मो क्वीन 8 टियर पे है, मो यून ये भी 8 टियर पे ही है। इसमें टीचर सिरू और मेयर पार्ट नहीं लेने वाले हैं। इस पर डायरेक्टर गुआन कहते हैं लगता है कि तुम अभी तक रियल बैटल को देखे नहीं हो, इस पर लगता है कि मुझे तुम्हें रियल बैटल को दिखाना होगा। इधर तांग संग की टीम में सिर्फ वूबिंग 8 टियर पे है, चैंगजी 7 टियर पे है और S5 ये 6 टियर पे है। इधर तांग संग ये 7 टियर के पीक पे है, ये अभी 8 टियर पे नहीं गया है। तांग संग वूबिंग को कहता है दूसरे को जाकर इस बारे में बता दो। ये सुनकर वूबिंग भी तुरंत ही निकलता है और दूसरे को लेकर यहाँ पे आता है। तांग संग अब दो भाई को देखता है और इसे कहता है डोंट वरी, फाइट में मैं भी रहूंगा, तुम अपने एबिलिटी का यूज नहीं कर सकते हो मगर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। तांग संग अब अपने टीम के साथ में प्लान करता है और कहता है वूबिंग तुम डायरेक्टर गुआन को रोकना, S5 तुम टीचर सुकिन से फाइट करना और चैंगजी तुम टीचर मू यून को रोकना और मैं सपोर्ट करूंगा। इस टाइम पे सभी गैदर हो जाते हैं एकेडमी के कोर्टयार्ड में, सभी स्टूडेंट भी यहाँ पे गैदर हो जाते हैं। ये भी काफी एक्साइटेड है इस फाइट को देखने के लिए। इधर टीचर सिरू मेयर के पास में आते हैं और ये कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इस फाइट में कौन जीतेगा। इस पे मेयर कहते हैं कोई चांस नहीं है टीचर का जीतने का। टीचर सिरू कहते हैं तुम काफी कॉन्फिडेंस हो। मेयर ये सुनकर सिर्फ स्माइल ही कर रहे हैं। अब मेयर दोनों साइड को रेडी होने को कहते हैं। अब दोनों ही पार्टी अपने अपने डीमन गॉड चेंज को रिलीज करते हैं। 3 टीचर भी अपने डीमन गॉड चेंज को रिलीज करते हैं। डायरेक्टर गुआन के पास में वाटर स्पिरिट चेंज है और इस कारण से वो भी चाहता है डायरेक्टर गुआन के साथ में प्रैक्टिस भी करता है। सेम तरह के पावर होने के कारण से इनका पावर रिलीज होते ही दूसरी भी 9 टियर का पावर को फील करते हैं। चैंगजी ऊपर एयर में फ्लाई करती है। इधर तांग संग अपने विंड ब्लेड को शूट करता है वाटर कॉलम की ओर। वो बिंग भी सेम टाइम पे अटैक करता है अपने आइस नीडल से और इसका आइस नीडल वाटर कॉलम में होल क्रिएट कर अंदर तक जाता है। इस तरह का अटैक से डायरेक्टर गुआन ज्यादा पैनिक नहीं करते। डायरेक्टर गुआन भी वो बिंग की एबिलिटी को देखकर सरप्राइज है कि ये इस तरह से अपने आइस पावर को कल्टीवेट किया है। इधर S5 मू क्वीन से फाइट करने आगे जाता है और ये अपने टेल का यूज करता है। हालांकि मू क्वीन ये अपने पंचेस का यूज करते हैं ब्लास्ट करने के लिए, मगर S5 टाइम स्किल का यूज करते ही ये टीचर मू क्वीन को एयर में ही फ्रीज कर देता है और तुरंत ये नेक्स्ट मोमेंट अपने टेल हैमर से हिट करना स्टार्ट करता है। S5 अपने बॉडी को रोटेट कर सेकंड हिट भी करता है और इसका सेकंड हिट पहले वाले हिट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। इधर चैंगजी ये फ्लाई करते हुए मू क्वीन से फाइट करती है और ये अपने गोल्डन विंग्स का यूज करती है। इधर तांग संग भी विंड ब्लेड को शूट करता है मू क्वीन की ओर। मू यून से फाइट करती है और ये अपने गोल्डन विंग्स का यूज करती है। इधर तांग संग भी विंड ब्लेड को शूट करता है मू यून की ओर। मू यून भी फ्लाइंग एबिलिटी का यूज करती है। मू यून के विंग से ब्लू फ्लेम निकलता है और इस एरिया में फैल जाता है। चैंगजी अपने गोल्डन विंग से फाइट करती है। मू यून को यकीन नहीं था कि चैंगजी ये अपने विंग से फ्लाई करने के अलावा भी ये अटैक भी कर सकती है।
टीचर शुरू देखते हैं कि तांग संग की आंखों से अब 2 पावरफुल पावर बीम ऑफ लाइट शूट होता है और ये कहते हैं ये काफी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर है। इस टाइम पे हिट होते ही मू यून ये स्टंट हो जाती है। इधर चैंग जी का गोल्डन विंग से अटैक कर फिनिश करने वाला था। इधर तांग संग अपने विंड ब्लेड को भी शूट कर चुका है। तांग संग इस पूरे बैटल फील्ड पे नजर रखे हुए है और अपने विंड ब्लेड को इस पूरे जगह पे फैला दिया है। डायरेक्टर गुआन भी इस टाइम पे काफी सरप्राइज है कि जो डिसाइपल को ये कल्टीवेट किए हैं उससे ही ये हार भी रहे हैं। वो भी डायरेक्टर गुआन को काफी सरप्राइज कर रहा है अपने आइस नीडल से। और ज्यादा हैरान करने वाला बात ये है कि इन्हें टाइम भी नहीं मिल रहा है। जब ये फ्री होते हैं फिर पीछे से विंड ब्लेड आकर सभी डायरेक्शन से इन पे अटैक कर देता है। इधर मू क्वीन ये S5 के टेल हैमरिंग स्किल का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। ये टोटल टीचर इस बैटल के प्रेशर को हैंडल भी नहीं कर पाते हैं और ये फाइट अब खत्म हो जाता है। इस फाइट को स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ 1 ही मिनट लगता है पूरे फाइट को खत्म होने में। इधर दो भाई अपने लक पावर को यूज किया था स्टार्टिंग में, अब तक कोई भी इसे नोटिस भी नहीं किया। मू क्वीन भी काफी सरप्राइज है और ये S5 के स्किल को देखकर तारीफ भी करते हैं। डायरेक्टर गुआन यहाँ पे रुकते नहीं है, ये तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। इस टाइम पे ये हार इसलिए गए क्योंकि ये और मू क्वीन दोनों ही सरप्राइज हो गए थे। इस बैटल में तांग संग अपने फाइटिंग एबिलिटी को ज्यादा शो भी नहीं किया है और साथ ही टीचर के टीम की तरफ से इनका टीम बैटल में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। मेयर कहते हैं उसे जाने दो, उसे अकेला छोड़ दो अभी के लिए। टीचर सीरू कहते हैं तुम्हें इस फाइट का रिजल्ट पहले से ही पता था, तुम डायरेक्टर गुआन के साथ में बुलिंग कर रहे थे। इस पे मेयर स्माइल करते हैं। इस टाइम पे दूसरे स्टूडेंट भी तांग संग और इन सभी को डिफरेंट लुक से देख रहे होते हैं। जो टीचर इन्हें ट्रेन किए हैं उन्हें ये अब डिफीट कर चुके हैं। तांग संग मेयर के पास में आता है और ये कहता है हम जा रहे हैं ना। इस पे ये कहते हैं हाँ, मगर तुम्हें केयरफुल होना होगा। तांग संग सर हिलाता है। तांग संग भी जानता है कि इसके पावर के साथ में और ये अपने टीम के पावर के साथ में ये अरीना के किसी भी टीम का सामना कर सकता है और वहाँ पे कोई भी गॉड लेवल का फाइटर नहीं होगा। इनके जाने के बाद अब मेयर डायरेक्टर गुआन के पास में आ जाते हैं। डायरेक्टर गुआन इस टाइम पे काफी सरप्राइज है। ये तांग संग को ज्यादातर देखते भी नहीं है और इस फाइट में ये देखे कि तांग संग का स्पिरिचुअल पावर 9th रैंक पे है और इसका कल्टीवेशन 7th टियर के पीक पे जा चुका है और साथ ही इसने दूसरों को भी एक स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करने का मेथड भी सिखाया है। डायरेक्टर गुआन देखते हैं मेयर आ गया है और ये कहते हैं क्या तुम मेरा मजाक यहाँ पर उड़ाने आई हो। इस पे मेयर कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे डिसाइपल हमसे सीख कर हमसे ही काफी आगे निकल चुके हैं। डायरेक्टर गुआन कहते हैं मैं उन पे प्राउड हूँ मगर अरीना अभी भी काफी रिस्की है। ये कहते हैं मैं आज इनके पावर को देखकर काफी सरप्राइज हुआ, स्पेशली तांग संग का। तुमने उसे क्या सिखाया है। मेयर कहते हैं मैंने उसे ज्यादा कुछ खास नहीं सिखाया, उसका खुद का ही टैलेंट काफी अच्छा है। समटाइम मुझे लगता है कि इसे गॉड ने सेंड किया है हम सभी ह्यूमंस के लिए। ये कहते हैं उसका फ्यूचर अचीवमेंट हमसे काफी ज्यादा होगा, हमें बस उसे सपोर्ट करना है। इस पर डायरेक्टर गुआन भी कहते हैं मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। इधर वूबिंग और दूसरे ये भी काफी खुश है जब से ये फाइट को जीते हैं। वूबिंग सोचता है तांग संग का सिखाया हुआ ट्रिक्स और पावर डीमन गॉड टेक्निक ये काफी अच्छा है, इससे इन सभी का स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हुआ है। ये लोग भी तांग संग को लेकर काफी एक्साइटेड है इसके प्लान को लेकर। ये भी जानते हैं कि तांग संग के बिना ये इस लेवल तक कभी भी राइज नहीं कर पाते। तांग संग कहता है मैं दुबई का हेल्प करूंगा इसे फाइट करने में दूसरे आइडेंटिटी का यूज करके, ताकि अरीना में अपने लक पावर का ना यूज करे और दूसरी तरह से ये फाइट कर सके। इधर दुबई सोचता है कि क्या ये हिडन वेपन का यूज करने वाला है फाइट में। तांग संग कहता है हिडन वेपन भी अरीना में हम शो नहीं कर सकते हैं, ये सीक्रेट है हमारा। तांग संग 3 मेटल प्लेट को निकालता है और इसे दुबई को देता है। ये मेटल प्लेट भी थोड़ा डिफरेंट है और इसमें कुछ पैटर्न्स को लगाया गया है। तांग संग कहता है ये फॉर्मेशन को क्रिएट करने वाला मेटल प्लेट्स है, काइंड ऑफ मैजिक फॉर्मेशन। तांग संग इसे कहता है ध्यान रहे जब तुम इसे कास्ट कर रहे होगे तो फिर तुम्हें ऑडियंस से बचकर करना होगा, जैसे कि उन्हें लगे कि तुम कोई फॉर्मेशन मेज हो, ना कि तुम इस तरह का मेटल प्लेट को यूज कर रहे हो। तांग संग अपनी टीम के साथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। ये भी जानता है कि एक नोबल स्टेटस को हासिल करना कितना जरूरी है इस वर्ल्ड में। दुबई या फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। ये थिंग भी काफी सिंपल है, इसे यूज करने के लिए सिर्फ अपने स्पिरिचुअल पावर को ही यूज करना होता है और इसमें डालना होता है और बस ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा। तांग संग का ग्रेटेस्ट एबिलिटी ये अपने टीम को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है बैटल में, जिससे रिस्पांस टाइम भी काफी इंक्रीज कर जाता है। अब रात के समय में तांग संग वूबिंग को कहता है कल हम जाकर टीम कंपटीशन के लिए रजिस्टर कर लेते हैं, हमें कल से सिटी में ही रहना चाहिए ताकि किसी को भी शक ना हो। ये लोग भी अब एक साथ में बैठकर बातें करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये अपने बैग को पैक कर लेते हैं। डायरेक्टर गुआन भी इन पांचों को एकेडमी के बाहर में देखते हैं। ये अपने बैग्स को पैक कर चुके हैं और रेडी है जाने के लिए। ये कहते हैं तो तुम सब ने मन बना ही लिया है जाने का। ये पांचों लोग अब सर हिलाते हैं। तांग संग कहता है मैं इन सबको सेफली वापस लेकर जरूर आऊंगा। डायरेक्टर गुआन इन्हें जाने को कहते हैं। ये पांचों अब इन्हें ग्रीट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। इन्हें जाता हुआ देखकर डायरेक्टर गुआन अभी भी चिंता कर रहे हैं। मू यून आती है और कहती है डोंट वरी ये सही रहेंगे। मू यून कहती है अगर इनका फाइट गॉड लेवल से ना हो तो फिर ये सभी थिंग को हैंडल कर सकते हैं। मू यून कहती है अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर हमारे पास 5 नोबल स्टूडेंट होंगे और ये कैरी कॉलेज में भी जा सकेंगे, इसका फायदा आपको भी पता है। इधर तांग संग और दूसरे अब कैरी सिटी में आ चुके हैं। अभी अपने लिए एक होटल को बुक करते हैं। यहाँ पे होटल में अपना सामान को रखने के बाद ये
ये अरीना में साइन अप करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे आते हैं जब ये आगे जा रहे थे, फिर एलिफेंट डीमन इनके रास्ते में आ जाता है और तांग संग को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन वो भी इसके सामने में खड़ा होता है और इसका आइस एलिमेंट रिलीज होता है, जिससे डीमन एलिफेंट का हैंड भी फ्रीज हो जाता है और इसे पीछे हटना पड़ जाता है। ये सरप्राइज है कि ये ह्यूमंस यहाँ पे इस कंपटीशन में भाग भी लेने आए हैं। तांग संग कहता है, मैंने सुना है कि टीम बैटल के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी मिलता है, हमें लाइन में भी लगने का जरूरत नहीं है। इस पर डीमन एलिफेंट और एक डीमन यहाँ पे ये दोनों भी सरप्राइज होते हैं इनकी बातों को सुनकर। ये भी अब इनके रास्ते को नहीं रोकते। इस अरीना के रूल के अकॉर्डिंग टीम बैटल के लिए इन्हें लाइन में लगने का जरूरत भी नहीं है। तांग संग काउंटर के पास आता है और यहाँ पर टीम बैटल के लिए अप्लाई करता है। इसे एक फॉर्म मिलता है। तांग संग अपने टीम का नाम श्रेक डेविल रखता है। इस टीम का नाम सुनकर दू भाई कहता है, इसका मतलब क्या है? इस पे तांग संग कहता है, इसका मतलब है कि वो जो कभी भी ना हारे, क्योंकि तांग संग के पिछले लाइफ में इसका टीम का नाम श्रेक डेविल था और ये उस टीम को याद करते हुए इस वर्ल्ड में अपने टीम का नाम भी श्रेक डेविल ही रखा है। तांग संग इसे कहता है कि इसका मतलब है कि इनविंसिबल। इधर एक एलिफेंट डीमन इनकी बातों को सुनकर कहता है, इनविंसिबल सच में क्या मजाक है, तुम जैसे ही मारे जाते हो पहले। ये सुनकर तांग संग पहले ये फॉर्म को फिलअप कर ये काउंटर पे देता है और अब ये एलिफेंट डीमन के पास में आता है। इसका नाम है सियाओ याओ है और इससे कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है फिर तुम भी क्यों नहीं टीम बैटल के लिए फॉर्म फिलअप करते हो और हम अरीना में कल फाइट भी कर सकते हैं, पहला मैच हमारा ही हो सकता है। सियाओ याओ ये सुनकर ये काफी सरप्राइज होता है और ये सोचता है कि टीम बैटल सच में काफी हार्ड होता है और वैसे भी ये ह्यूमन मरने ही वाला है, कोई भी टीम बैटल अपने 3 मैच को फाइट करने के बाद ही छोड़ सकता है। इधर तांग संग इसे अभी भी फोर्स कर रहा है साइन अप करने के लिए। एलिफेंट डीमन ये गुस्सा होकर तांग संग की ओर पंच करता है। इसके पीछे डीमन ऐप है और ये इसके पंच को रोकता है और ये कहता है, मैंने अभी कहा यहाँ पे फाइट नहीं होता, अगर तुम्हें फाइट करना है फिर अरीना में करो। इसे देख कर एलिफेंट डीमन का गुस्सा भी शांत हो जाता है। एलिफेंट डीमन अब गुस्से में कहता है, ठीक है कल हम फाइट करेंगे। ये कहता है कल हमारा मैच होगा। तांग संग ये सुनकर स्माइल करता है। तांग संग अपने टीम के पास आ जाता है। एलिफेंट डीमन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके क्लैन का डिफेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, मगर एक बार इनका डिफेंस ब्रेक हो जाए फिर ये बचने वाले नहीं है। इधर S5 सोच रहा है कि इनके डिफेंस को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। तांग संग कहता है, डोंट वरी, हमें चांस मिलेगा। एक्चुअल बैटल एक प्रैक्टिस मैच से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है और खास करके लाइफ और डेथ बैटल। तांग संग कहता है, आज के लिए हमें रेस्ट करना चाहिए, कल हमें फाइट करना है। ये लोग यहाँ से निकलते हैं और डिनर के लिए एक होटल की ओर जाते हैं। खाना खाते हुए तांग संग इन्हें कहता है, क्या तुम सब डेथ को लेकर चिंता कर रहे हो? इस पे S5 कहता है, नहीं, मगर मैं काफी नर्वस हूँ। तांग संग कहता है, हम सब ने साइन अप कर दिया है तो फिर अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इधर दू भाई कहता है, एक रास्ता, अगर हम भाग जाए तो फिर कोई हमें पकड़ नहीं सकता है। तांग संग कहता है, तुम भागना चाहते हो? क्या तुम इस लाइफ में अपना सर ऊपर करके जीना नहीं चाहते? इस पे दू भाई कहता है, मैं जब से इस वर्ल्ड में आया हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों का हेल्प कर सकूँ और उनके लाइफ का पार्ट बन सकूँ। तांग संग कहता है, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं अभी भी यहीं पे रहूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते हो फिर ये सैड फेस लेकर मत घूमो, जो होगा देख लेंगे, अभी चिल करते हैं। अब ये सुनकर ये सभी अपने डिनर को एंजॉय करते हैं और पीते हैं। तांग संग देखता है कि पीने के बाद इनका मूड अब काफी ज्यादा रिलैक्स हो चुका है। जब नेक्स्ट डे होता है ये सभी अरीना में जाते हैं। अरीना में यहाँ पे आने के बाद ये डीमन एप को यहाँ पे देखते हैं जो कि यहाँ पे साफ सफाई का काम कर रहा है। इन्हें देख कर डीमन एप कहता है, अच्छी बात है तुम भागे नहीं साइन अप करने के बाद, अगर तुम भाग जाते तो फिर तुम सभी वांटेड लिस्ट में टॉप पे आ जाते और जब तुम्हें पकड़ा जाता फिर तुम्हें अरीना में फेंक दिया जाता। सिर्फ फर्स्ट 3 मैच को करने के बाद ही तुम यहाँ से जा भी सकते हो। तांग संग सोचता है कि ये रूल इनके लिए ही बना है कि ये ज्यादा से ज्यादा स्लेब्स को कैप्चर कर सके। अब ये आगे जाते हैं और एक आयरन केज के गेट के पास में आ जाते हैं। तांग संग यहाँ पर दुबई को कहता है, फाइट स्टार्ट होने से पहले तुम हमें लाके एनर्जी को दे दो। इस पर दुबई अपने पावर को रिलीज करता है मगर इसका पावर रिलीज नहीं होता। इस टाइम पे ये काफी नर्वस है। तांग संग कहता है, थोड़ा सा भी गलती बैटल फील्ड पे तुम्हारे टीममेट को मार सकता है। ये कहता है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। वो भी इसे देखता है और ये कहता है, ये अपने ही पावर को भूल गया कैसे यूज करना है, मैं इसे बाद में ही मार दूंगा। वो भी कहता है, इस टाइम पे हम सब काफी नर्वस है मगर इस टाइम पे मैं काफी एक्साइटेड भी हूँ और इसके बॉडी से इसका कोल्ड एनर्जी भी रिलीज होता है। इस पर चैंग जी कहती है, तुम अपने डीमन गॉड चेंज को रिलीज किए बिना भी अपने पावर को यूज कर रहे हो। तांग संग यहाँ पे इन सभी को देख कर कहता है, अगर तुम सब काफी टेंस हो तो फिर तुम्हें काफी रिलैक्स होने का भी जरूरत नहीं है, तुम सबको अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, नहीं तो फिर एज अ फाइटर तुम सभी कभी भी डेवलप नहीं हो सकोगे। इस टाइम पे इनके सामने का आयरन डोर भी खुलता है और ये अरीना में अब इंटर करते हैं। यहाँ पे इंटर करते हैं इन सभी का मेंटालिटी चेंज हो जाता है, जैसे कि अब बिल्कुल रेडी हो फाइट के लिए। वो भी प्राउडली आगे चल रहा है जैसे कि ये टीम का ही कैप्टन हो। तांग संग सभी को इनका मार्क्स दे चुका है पहले ही पहनने को, ताकि ये अपने आइडेंटिटी को छुपा सके। यहाँ पे ग्राउंड पे अभी भी काफी ब्लड के निशान को देखा जा सकता है। इससे समझा जा सकता है कि यहाँ पे सिर्फ डेथ बैटल ही होता है। यहाँ पे अनाउंसर अब दूसरे टीम को भी कॉल करती है और अब एलिफेंट डीमन का टीम आता है। काफी ऑडियंस भी आए होते हैं मैच को देखने के लिए और इस मैच में बैटिंग भी
लग रहा है। मगर बैटिंग का टाइम होता है। तांग संग देखता है कि ये वही एलिफेंट डीमन है जिससे ये कल मिला था। इधर दूसरे इन दो टीम को देखकर अपना अपना बेट लगाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। ये एलिफेंट डीमन 9th ईयर पे है और ये अपने डिफेंस के लिए जाना जाता है। इनका फिजिकल पावर डिफेंस काफी सॉलिड है। तांग संग के साइड में वो भी सिर्फ 8th ईयर पे है। तांग संग सभी को प्लान के अकॉर्डिंग ही फाइट करने को कहता है। इस फाइट में कोई भी रेफरी नहीं है। जो भी जीतने वाला है वो जिंदा रहेगा और जो हारने वाला है वो मारा जाएगा। जैसे ही ये मैच स्टार्ट होता है ये 5 एलिफेंट डीमन एक साथ में आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। नेचुरली ये सभी 1 मिनट के अंदर ही इन्हें खत्म करना चाहते हैं और ये ह्यूमन को वैसे भी पसंद नहीं करते। इधर तांग संग की टीम में चैंग ज़ी ऊपर एयर में फ्लाई करती है और दूसरे अभी भी अपने जगह पे ही खड़े हैं। अब ये सभी अपने डीमन गॉड चेंज को भी रिलीज कर रहे हैं और दुबई ये अपने डीमन गॉड चेंज को रिलीज नहीं करता बल्कि इसके हाथ में इसका फॉर्मेशन डिस्क भी रेडी है यूज करने के लिए। तुरंत ही अब इन चारों के पैर के नीचे से व्हाइट लाइट भी निकल कर आता है। जब सभी देखते हैं कि व्हाइट लाइट इनके पैर से निकल कर आ रहा है सभी ऑडियंस भी सरप्राइज होते हैं कि ये क्या है। इस व्हाइट लाइट के आने के बाद से इन चारों का पावर भी इंक्रीज कर जाता है। सिर्फ चैंग जी को छोड़कर फॉर्मेशन से इनका पावर इंक्रीज करता है। इस टाइम पे इधर ये 5 एलिफेंट डीमन इनकी ओर आगे रश कर रहे होते हैं और ये भी इस व्हाइट लाइट को देखते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये ह्यूमन सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। 9th ईयर एलिफेंट डीमन जब ये आगे आ रहा है फिर इसके पावर से पूरा ही अरीना शेक करता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि पांचों इन सभी को कुचल देने वाले हैं अपने पैर से। तांग संग अपने विंड एलिमेंट से टोर्नेडो को क्रिएट किया है इसे इन्हें रोकने के लिए, मगर ये रोक भी नहीं पाता। लेकिन S5 अपना टाइम चेंज का यूज कर इन सभी को रोक देता है। इस टाइम पे ऊपर एयर में गोल्डन विंग से नीचे आते हैं और 9th ईयर एलिफेंट डीमन के नोज को ही कट कर देता है। इसके कारण से इसे काफी ज्यादा पेन भी होता है। इस टाइम पे कोल्ड एनर्जी से अरीना में फैल जाता है और इस 9th एलिफेंट डीमन को ब्लॉक करता है आगे आने से। इसके कारण से इसका 4 एलिफेंट डीमन ये अकेले हो जाते हैं और अब ये तांग संग टीम का सामना करने वाले हैं। तुरंत ही अब S5 का टाइम कंट्रोल स्किल यूज होता है और ये चारों फ्रीज हो जाते हैं। S5 अपने टेल का हैमरिंग बरसाना स्टार्ट करता है। एक के बाद एक काफी पावरफुल टेल हैमरिंग इन चारों एलिफेंट डीमन पे बरसता है। जोर जोर से ये एलिफेंट डीमन चिल्ला रहे होते हैं जैसे जैसे ये पीट रहे हैं। वो विंग भी अपने आइस नीडल से अटैक करता है। इसका आइस नीडल इनका ब्रेन पे शूट होता है जो कि इनका वाइटल पॉइंट है और इनका ब्रेन डैमेज भी होता है। अब ये नीचे एक के बाद एक गिरना स्टार्ट करते हैं। काफी फास्ट ये 4 एलिफेंट डीमन भी मारे जाते हैं। आइस नीडल से एलिफेंट डीमन के फिजिकल डिफेंस को ब्रेक करना आसान नहीं था, मगर वो भी अपने आइस नीडल के स्पीड को काफी इंक्रीज कर शूट किया था जिससे इसका आइस नीडल का पेनिट्रेशन पावर भी काफी इंक्रीज करता है। जब तांग संग और इसका टीम अपने टीचर से फाइट कर रहे थे उस टाइम पे ये अपने पावर को होल्ड बैक किए हुए थे, मगर एलिफेंट डीमन के साथ में फाइट में ऐसा इन्हें करने का जरूरत नहीं है। इस टाइम पे ये 9th ईयर एलिफेंट डीमन सब कुछ देख चुका है आइस वॉल के पीछे से। इस टाइम पे ये गुस्सा भी नहीं है बल्कि ये काफी डर जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। इस टाइम पे अरीना में दूसरे मॉन्स्टर जो देखने आए हैं ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है और सभी एलिफेंट डीमन को ही गाली दे रहे होते हैं कि तुम्हारे चक्कर में मैंने तुम्हारी टीम पे पैसा लगाया था। कुछ मॉन्स्टर कह रहे होते हैं तुम इंसान को भी मार नहीं सकते हो, तुम इंसान से भी जीत नहीं सकते हो। इधर तुरंत ही अब चैंग ज़ी अपने गोल्डन विंग्स का यूज करते हुए अब ये एलिफेंट डीमन के पीछे आकर अटैक करती है। इधर आगे से वो भी आइस नीडल से अटैक कर रहा है। वो भी सोच नहीं रहा था कि इसका आइस नीडल का पेनिट्रेशन पावर इतना ज्यादा भी हो सकता है कि ये एलिफेंट डीमन आसानी से मारे भी जा सकते हैं। ये भी इस टाइम पे सरप्राइज ही है। तुरंत ही अब 9th ईयर एलिफेंट डीमन ऊपर एयर में जंप करता है अटैक करने के लिए और इस टाइम पे ये अपने ब्लड के पावर को बर्न कर रहा है ताकि ये काफी ज्यादा पावर को समन कर सके। ये देखकर तांग संग दुबई का नाम लेता है और ये इसे अटैक करने को कहता है। दुबई भी हमेशा से ही फिनिश मूव करना चाहता था, अब इसे भी मौका मिल चुका है और ये अपने फॉर्मेशन का यूज करता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस टाइम पे एलिफेंट डीमन काफी जोर से पेन में चिल्लाता है। ये भी नहीं सोचा था कि इसका ये भी हालत हो सकता है। इसने अपने हाफ पावर को यूज कर लिया है और अब तक ये कुछ भी नहीं कर सका है। 9th ईयर पर होने के बाद भी ये जमीन पे पड़ा हुआ है और जब ये आगे देखता है इसे आइस नीडल आता हुआ दिखता है। आइस नीडल इसके आंखों में आकर हिट करता है और इससे इसका आंख भी फूट जाता है। इसके आई से काफी ज्यादा ब्लड भी आ रहा है। इसका ब्रेन में भी कुछ आइस नीडल इंटर कर चुके हैं और ये जोर जोर से चिल्ला रहा है। जोर जोर से चिल्लाने के थोड़ी देर बाद अब ये एलिफेंट डीमन भी मारा जाता है। तांग संग और इसका टीम इन सभी एलिफेंट डीमन के डेड बॉडी के सामने में खड़े हैं और ऊपर अरीना में दूसरे मॉन्स्टर इन्हें देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं गुस्से में कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान एलिफेंट डीमन को कैसे डिफीट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।